कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास। तो स्टूडेंट्स, इतिहास होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानिए। हमारा आपका जो बीता हुआ कल है वही इतिहास बनता है। मानव जब से इस धरातल पे आया और शुरुआत से उसने धीरे धीरे अपना जीविकोपार्जन का साधन बढ़ाया, धीरे धीरे आरंभिक क्रियाकलाप किया, फिर धीरे धीरे वो डेवलपमेंट की ओर गया और जाके धीरे धीरे विकास किया है। तो ये घटना का क्रम चलता गया और इतिहास का निर्माण होता गया। तो सबसे पहले मैं आपको इतिहास में अगर बताऊं तो सबसे पहले मैं प्राक इतिहास काल के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है, लेखन कला जानने से पहले तक के इतिहास को प्राक इतिहास कहते हैं। जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था और जितना भी क्रियाकलाप किया, जैसे पत्थर के औजार बनाए, पत्थर के मकान में रह रहा था, मांद में रह रहा था, जंगली जानवरों का शिकार किया करता था, तो उसका कोई लिखित विवरण हमें नहीं मिला है। ये एक अंदाज़ा लगाया गया है कि ऐसा होता होगा। तो उसके आधार पे जो भी इतिहासकार इसके बारे में लिखे हैं तो वो एक अनुमान है और उसी को हम बोलते हैं प्राक इतिहास काल। बस ये अनुमान लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको मान लिया जाए कि एक ऐसे जगह पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई समाज नहीं है, बस आप ये सोचिए कि वहां पे आप कैसे सरवाइव कीजिएगा, तो वही हिस्ट्री में आ गया है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी होगा स्टूडेंट्स, अगर एक ऐसी जगह जैसे मान लीजिए जंगली जगह पे आपको छोड़ दिया जाए जहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, पत्थर है, तो आप क्या कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपका नीड होगा भोजन का। तो सबसे पहले आप भोजन की तलाश कीजिएगा। तो भूख लगेगा आपको तो किसी जीव जंतु को मार के खाइएगा या फल पौधे की खोज कीजिएगा। तो सबसे पहले तो उसकी नीड आपको होगी और आप वो काम कीजिएगा। उसके बाद दूसरा नीड होगा स्टूडेंट्स, आपको तन ढकने के लिए आपको वस्त्र चाहिए होंगे, क्योंकि आपका जो भी बॉडी है वो जो सिचुएशंस होते हैं मौसम के हिसाब से तो वो नहीं झेल पाता है। तो इसके लिए आपको अपने शरीर को उस लायक बनाना होता है, तो आप वस्त्र का खोज करेंगे। उसके बाद थर्ड नीड होगा आपका स्टूडेंट्स, जहाँ पे रहते हैं फिर मकान की खोज करेंगे आप, किस तरीके से घर बनाया जाए और वहाँ पे जाड़ा गर्मी बरसात में भी आप बच सके। तो इस टाइप से आप अपना आरंभिक क्रिया स्टार्ट करेंगे और वो करते जाएंगे। और फिर लास्ट में जब ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा तो आप प्रतिष्ठा चाहिएगा कि समाज में आपको इज्जत मिले। तो ये एक आरंभिक क्रियाकलाप से लेके अंतिम क्रियाकलाप तक का ये सिलसिलेवार ढंग से आप डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो जस्ट लाइक इतिहास भी वही है। प्राक इतिहास काल जो शुरुआत होता है वो लेखन कला जानने से पहले तक का इतिहास है, तो जिसको आप प्राक इतिहास काल बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट से जो इतिहास का है तो आप सिलसिलेवार ढंग से आप इसको अच्छे से जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इतिहास बहुत स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल टफ नहीं है सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले जानिए, ये बिल्कुल ही आसान सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं लगभग 10 वीडियो डालूंगा इसमें, इतिहास का पूरा लेक्चर्स में अपने हिसाब से जहाँ तक हर संभव होगा स्टूडेंट्स में आपको बताऊंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट में इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब मुझे इससे क्या होगा कि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और फिर मैं नया वीडियो आपको डालता रहूँगा। ठीक है, तो अब आ जाइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इतिहास लिखा हुआ है। इतिहास, जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है उस चीज़ को ध्यान से देखिए, इतिहास। अब देखिए, मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। तो जिसका लिखित विवरण हमें मिला है, चाहे वो वेदों से मिला हो, चाहे वो बहुत सारे यूनानी आए, बहुत सारे विदेशी आए जिन्होंने बहुत सारा बुक ग्रंथ में भारत के बारे में लिखा है, तो वहाँ से हम लोग इतिहास की जानकारी लेते हैं। कुछ इतिहास की जानकारी हम जो भी खुदाई से मिले हैं सामान उससे लेते हैं, तो वो इतिहास के जानने का एक पहलू है। तो हर एक पहलू से हमें भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसको मैं आगे चर्चा करता रहूँगा। तो सबसे पहले अब आइए स्टूडेंट्स, इतिहास तो समझ गए कि मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं,
इतिहास बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट है आपका इतिहास के पिता। तो यहाँ पे आप ये सिंबल, ये जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है हेरोडोटस का। ये एक यूनानी विद्वान था और इसने 476 ईस्वी पूर्व में अपना एक हिस्टोरिका बुक लिखा था और उस बुक में इन्होंने भारत के बारे में कुछ जानकारियां दी है। एक्चुअली बोला जाता है कि ये ऐसे भारत आए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो उस टाइम पे यूनानी या जो भी व्यापारी आते थे यूनान से व्यापार करने के लिए भारत में, और वो जब लौटते थे तो कुछ जानकारियां लेके जाते थे यहाँ के बारे में। तो वो यहाँ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बारे में जानकारियां दी थी हेरोडोटस को, और उसने हिस्टोरिका नामक बुक में भारत के बारे में वही जानकारियां लिखा है। तो यहाँ से हिस्टोरिका बुक, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है, तो वो है हेरोडोटस स्टूडेंट्स। और इसने कौन सा बुक लिखा है, तो वो है हिस्टोरिका। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और हिस्टोरिका नामक ग्रंथ इसने लिखा है। अब आइए इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटे हैं। तो सबसे पहला काल है आपका प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। तो प्राचीन काल क्या है स्टूडेंट्स, उसको देखिए। प्राचीन काल जो स्टार्ट होता है, आपको बता ही है, पत्थर काल से, पूरा पाषाण काल से स्टार्ट होता है। तो आरंभिक क्रियाकलाप आपको बताई कि जब आपको समाज नहीं हो, वहाँ पे आप जो अभी जिस सिस्टम में वो नहीं रहे, तो आप कैसे जंगलों में रहिएगा, तो वही है आरंभिक क्रियाकलाप। सबसे पहले आप भोजन खोजिएगा, फिर औजार बनाइएगा जीव जंतु को मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए। तो वही है आरंभिक क्रियाकलापों से लेके 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के का जो भी काल है उसे हम बोलते हैं इतिहास में प्राचीन काल। फिर उसके बाद आपका आता है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो ये है आपका मध्यकाल। मध्यकालीन भारत 8वीं से 18वीं शताब्दी तक चला है। जब आपके देश में अंग्रेज आ गए थे, 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो ये सब आपका घटना जो है मध्यकाल में रखा गया है। फिर है नेक्स्ट है आपका आधुनिक काल। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेके अब तक का जो काल है वो है 18वीं ये आधुनिक काल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बस आपको यहाँ से ये जानकारी मिल जाती है कि मध्यकाल कितने से कितने ईस्वी तक के बीच रहा है, तो 8वीं से 18वीं। तो शताब्दी क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे 1 से 100 का पीरियड होता है, 100 सालों का शताब्दी होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 21वीं शताब्दी, जैसे अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2000 से 2100 के बीच का एरा, मतलब उस बीच का काल को हम ये 21वीं शताब्दी बोलेंगे। तो शताब्दी आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो काल निर्धारण हुआ है, समय का निर्धारण वो कैसे होता है, फिर आपको इतिहास समझने में आपको आसानी होगी। अब स्टूडेंट्स जानिए ये तिथियों का निर्धारण हम किस प्रकार इतिहास में करते हैं। तो तिथियों का निर्धारण स्टूडेंट्स ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से होता है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उस समय को 0 ईयर्स बोला जाता है, और वहीं से आपका जो है आपका तिथि का निर्धारण होना स्टार्ट हो गया है। तो इससे पहले जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो भी घटना घटी है इतिहास में, उसे ईसा पूर्व कहा गया है, और आगे जो घटना घटी है उसे ईसवी सन बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए 0 ईयर है, फिर 100 ईस्वी सन है और 200 ईस्वी सन। अगर ईस्वी पूर्व है तो यानी 0 से फिर आप माइनस की ओर जाते हैं, यानी 100 साल पहले गए, फिर 200 साल पहले। तो यहाँ पे आपका 100 साल वाला नजदीक का टाइम होगा, ये बहुत ही 200 साल वाला उससे भी बहुत पुराना समय होगा। तो यहाँ पे ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन में बस यहाँ पे निगेटिव वैल्यू, तो जितना निगेटिव आपका ज्यादा बढ़ेगा उतना वह जो ईस्वी सन होगा, मतलब ईस्वी होगा, वो पुराना होगा, यानी वो पहले की घटना है। यहाँ पे 100 और 500 में देखेंगे तो 500 पहले घटा, उसके बाद लास्ट में आपका 100 आया, फिर इस तरीका से बढ़ते बढ़ते 0 पे आया। फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, 1 ईयर, फिर आपका 1 ईस्वी सन, 2 ईस्वी सन, इस तरीका से 100 ईस्वी सन, 200, 500, इस तरीका से अभी हम लोग 2000 ईस्वी सन में जी रहे हैं। तो यहाँ पे तिथि का निर्धारण थोड़ा सा आप समझ लें कि ईसा मसीह के जन्म को ही 0 ईस्वी माना गया है, उससे पूर्व और उसकी बाद की घटना को ईस्वी सन में, ईस्वी पूर्व में जितना आप ज्यादा लिखेंगे ईस्वी पूर्व में, तो वो उतना पुराना घटना होगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जनरल कंपटीशन में जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो भारतीय इतिहास के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में जानिए। तो यहाँ पे दो स्रोत है स्टूडेंट्स, एक तो है आपका अलिखित और दूसरा है लिखित माध्यम। तो अलिखित माध्यम क्या है स्टूडेंट्स, जैसे आपका स्मारक है, जैसे आपका ताजमहल है, तो ताजमहल से ये पता चलता है कि ये जो भवन है ये किसी ने बनाया होगा, जैसे आपका शाहजहां ने बनाया है। तो ये स्मारक, अगर कोई घटना भी घट जाता है, भूकंप आ जाता है या कुछ भी, तो वहाँ पे अगर वो पत्थर का टुकड़ा मिल जाता है या उस टाइप से स्ट्रक्चर का मिल जाता है, तो वहाँ पे फिर कार्बन 14 पद्धति के आधार पे ये काल निर्धारित किया जा सकता है कि ये किस टाइम पे बनाया गया होगा। तो उसी प्रकार जैसे आपका हड़प्पा संस्कृति का जो भी मिला है, हड़प्पा की खुदाई हुई है, फिर आपका जो भी मोहनजोदड़ो की खुदाई है, उसमें जो मिले हैं स्मारक, उससे हम अलिखित इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है भवन, वही जो भवन आपका टूटा फूटा भवन, या कभी घटना घटा, पृथ्वी पे भूकंप आया तो भवन नीचे चले गए, फिर कभी खुदाई में वो भवन आ गया, तो वहाँ पे जो भी है तो उससे अंदाजा लगा लेते हैं इतिहासकार कि ये कब रहा होगा और ये किस टाइप से वहाँ पे उनका जीवन यापन किस टाइप से रहा होगा। जब मैं आपको हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप अच्छे से अलिखित इतिहास समझने का प्रयास कर लेंगे और अच्छे से समझ भी जाएंगे। जैसे सिक्के हुए, मिट्टी के बर्तन हुए, पत्थर और धातु के औजार हुए, तो ये सब खुदाई में मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो उससे काल निर्धारण होता है कार्बन 14 पद्धति के आधार पे, और फिर यहाँ से जो इतिहासकार है उस चीज़ के बारे में अंदाजा लगाते हैं और फिर उसको इतिहास के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अब फिर है दूसरा स्टूडेंट्स की लिखित इतिहास जो हमें मिला है, वो उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो एक है स्टूडेंट्स विदेशी, दूसरा है देसी। तो विदेशी में आपका यूनानी लेख है, जो कि यूनानी आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, फिर यहाँ के बारे में उन्होंने बहुत सारा बुक लिखा। जैसे आपका हेरोडोटस है, वो यूनानी लेखक ही था जिसने भारत के बारे में हिस्टोरिका नामक बुक में लिखा है। ऐसे बोला जाता है कि वो भारत आया नहीं था और वो जो भी लिखा है वो यहाँ के व्यापारियों द्वारा मिली सूचना के आधार पर लिखा है। दूसरा चीनियों के द्वारा जो चीनी आए, जैसे ह्वेनसांग आया है आपके, फिर फाहियान आया है, तो ये सब भारतीय इतिहास के बारे में उस समकालीन चर्चा किया है अपनी बुक में। तिब्बतियों के वृत्तांत के द्वारा भी आप भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मुसलमान लेखक, जो भी मुसलमान शासक हुए भारत में आए, तो वो अपने साथ विद्वान भी लाते थे, तो वो यहाँ के समकालीन जो भी उस टाइम पे घटना घट रहा था, यहाँ की सामाजिक स्थिति, उसके बारे में उन्होंने अपने बुक में लिखा है। तो वहाँ से भी तत्कालीन उस समय की भारत का इतिहास आप प्राप्त कर लेते हैं वहाँ से। हेरोडोटस तो आपको पता ही है, यूनानी ये जो कि आपका हेरोडोटस इतिहासकार भी बोला जाता है। इतिहास सब्जेक्ट का निर्माण इसी ने किया था। सबसे पहले हिस्ट्री जो नामक बुक का जो ग्रंथ हिस्टोरिका जो लिखा है वो हेरोडोटस ने ही लिखा है। और फिर है नियारकस, ये जो था नियारकस, वो ये आपका विश्व विजेता जो था आपका सिकंदर, उसके साथ आया था नियारकस। ये भी एक विद्वान था जिसने उस टाइम के समकालीन भारत के बारे में चर्चा किया है। तो फिर है देसी राइटर्स जो कि वैदिक सभ्यता में मिला है, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस वेद के अध्ययन से ये पता चल रहा है कि उस टाइम की समकालीन जो भी सामाजिक स्थितियाँ क्या रही होगी, वर्ण में बटा हुआ था जैसे समाज। तो ये सब आगे आपको वैदिक से साहित्य में मैं चर्चा करूँगा। तो अभी बस ये जान लीजिए कि देसी और विदेशी स्रोत क्या है। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसके हिसाब से यहाँ पे समकालीन स्थितियों के बारे में चर्चा किया। आरण्यक वो होता है स्टूडेंट्स, जैसे वन में रह के वन आश्रम जीवन जीते हैं, वन में जंगलों में रह के, और फिर वहाँ पे कोई ग्रंथ लिखते हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ होता है जंगलों में निवास करके, उसे आरण्यक बोला जाता है। तो आरण्यक ग्रंथ ही है, और इसमें जो भी ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे जंगलों में रह के और कुछ उस टाइम के समकालीन घटनाओं के बारे में लिखते थे, उसे आरण्यक बोला जाता है। फिर आपका महाकाव्य के रूप में रामायण और महाभारत है, जो कि महाकाव्य है। तो रामायण का रचना आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स की महर्षि वाल्मीकि ने किया है, और महाभारत का वेद व्यास ने किया है। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री में कई बार पूछे जा चुके हैं। पुराण है स्टूडेंट्स, पुराणों की संख्या 18 है, टोटल 18 पुराण है, जिसमें आपका मत्स्य पुराण है, फिर आपका शिव पुराण है, तो बहुत सारे विष्णु पुराण है, तो बहुत सारे पुराण है, 18 पुराण है। तो जिसमें मत्स्य पुराण में आपके दशावतार
प्रकार की चर्चा की गई है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा पुराण के बारे में। फिर है बहुत साहित्य, जैसे आपका त्रिपिटक है स्टूडेंट्स, बहुत साहित्य है। फिर आपका सूत पिटक है, विनय पिटक है, विदम्ब पिटक है, ये तीनों मिला के त्रिपिटक कहलाते हैं। तो बहुत साहित्य यहाँ पे आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय था इंडिया में, वो भी बहुत साहित्य के लिए बहुत जाना जाता था। तो यहाँ पे जो भी राइटर आए, जो विदेशी आए, तो जैसे वेनसांग आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में, फिर आपका फाइयान आया है, तो उन्होंने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया है और उस टाइम के समकालीन घटनाओं के बारे में लिखा है। तो जो कि बहुत साहित्य से हमें उस टाइम के भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है जैन साहित्य। जैन साहित्य भी स्टूडेंट्स आपको जानकारियाँ देती है, तो जैन साहित्य के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जैन धर्म ही बताऊंगा, उसमें आपको सारा चर्चा करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे आपका बिफोर क्राइस्ट की जो घटना है, पूरा पाषाण काल की घटना है। अभी आगे आते हैं तो स्टूडेंट में चर्चा करूँगा। आग की खोज हुई है, कब हुआ है आग का खोज। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आग का खोज हुआ है, तो जो भी मानव का जो भी रूप है किस प्रकार से है, बंदर से ही मानव का रूप धीरे धीरे सुधर के हम जैसा रूप बना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पत्थर आपस में टकरा रहे हैं, औजार बना रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में का घर देखिए कि बिल्कुल जंगलों में है और किस प्रकार से पेड़ पौधे से अपना ये घर बनाए हैं। तो इस टाइप से मैं आपको इमेज भी साथ साथ दिखाता जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं अब आपको पूरा पाषाण काल की ओर ले चलता हूं और उसके बारे में जानकारी आपको देता हूं। स्टूडेंट्स सबसे पहले अब आप प्राचीन भारत में ले चलता हूं आपको। प्राचीन भारत में भी आपका पाषाण काल, लिथिक है, जो कि पत्थर का काल कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं आज। पाषाण काल क्या होता है स्टूडेंट्स? लिथिक एज, ये पत्थरों का काल है जब मनुष्य इस धरातल पे आया और उन्होंने अपना जीवन का जो स्टार्टिंग पीरियड गुजारा है, जो कि जहाँ से विकास उन्होंने किया है। तो सबसे पहले मनुष्य जो थे वो पहाड़ों से ही बने औजार, पहाड़ों में ही रहा करते थे। पहाड़ का ही हर एक चीज़, पत्थरों का ही वहाँ पे औजार भी बनाते थे, पत्थरों के मांद में ही रहा करते थे। तो इसलिए इन्हें हम पाषाण काल कहते हैं। तो आरंभिक क्रियाकलाप जो मनुष्य ने किया है वो पाषाण काल के अंतर्गत ही किया है। तो सबसे पहले अब पाषाण काल को भी यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल बिल्कुल सबसे प्राचीन आरंभिक स्थिति है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका काल निर्धारण जो हुआ है इतिहास में वो कब से कब तक है। तो आरंभिक चरण से लेकर 20 लाख ईस्वी पूर्व, जो आरंभिक चरण है जब मनुष्य आया इस धरातल पे और आरंभिक क्रियाकलाप किया है, तो वो 20 लाख ईस्वी पूर्व से माना जाता है कि मनुष्य इस धरातल पे है। तो वहां से लेके 14,000 ईस्वी पूर्व तक की जो भी घटना घटी है मानव में, इसका तो लिखित विवरण नहीं है, एक बस अनुमान है। तो इसका जो भी काल पीरियड है वो पूरा पाषाण काल कहलाता है। और बोला जाता है कि इसी काल में आग का आविष्कार हुआ था। और आग का आविष्कार स्टूडेंट्स बोला जाता है कि जब तूफान आया और फिर आपस में जंगलों में पेड़ टकराए आपस में, फिर वहां से चिंगारी निकली और फिर वहां से आग का आविष्कार हुआ। तो फिर कई जगह ये भी लिखा है कि आदिमानव पत्थर टकराए, वहाँ से चिंगारी निकली, फिर उन्हें लगा कि इससे आग पैदा किया जा सकता है चकमक नामक पत्थरों से। तो जो भी सच्चाई हो स्टूडेंट्स, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, इनका जो जीवन था बिल्कुल शिकारी जीवन जीते थे और आखेटक जीवन, जो कि शिकार करना, क्योंकि उस टाइम पे जो भी आदिमानव हुआ करते थे वो भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। क्योंकि सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स बताए कि नीड होती है तो वो है भोजन का कंदमूल। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कंदमूल जो भी यहाँ पे बना रहे हैं, औजार बना रहे हैं शायद, तो कंदमूल भी यहाँ पे खाया जाता था। कंदमूल में जैसे आपका बहुत सारे हैं जिनके जड़, तना, ये सब पौधे के खाए जाते थे। उसके बाद कच्चे फल फूल भी आदिमानव लोग खाते थे, कच्चे मांस का भी भोजन में उपयोग किया जाता था। तो ये सब आरंभिक क्रियाकलाप है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान रखिए कि उनका जीवन कैसा था। तो शिकारी जीवन था, आखेटक जीवन जीते थे, वो कंदमूल खा के जिया करते थे। और उनका निवास स्थल क्या था? तो स्टूडेंट्स पहाड़ की गुफा में ही वो रहा करते थे। अब दूसरा है पाषाण काल का ही पार्ट है, मध्य पाषाण काल। तो इसका देखिए एज कब से कब तक है, तो इसका है 14,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक। तो ये जो आता है आपका मध्य पाषाण काल में आता है 14,000 से
3000 ईस्वी पूर्व तक। तो यहाँ पे दूसरा क्या है पॉइंट, औजार निर्माण यानी जब मनुष्य में थोड़ा सा विकास हुआ। तो आपको बता दिए कि पहले भी बताया मैंने कि स्टूडेंट्स जो कि जब आदिमानव आए तो भोजन के लिए उनको चाहिए था शिकार करना, तो शिकार करने के लिए उन्हें औजार चाहिए था। तो अब वो औजार का निर्माण शुरुआत करते हैं मध्यपाषाण काल में, पत्थरों का औजार बनाते हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक स्टूडेंट धातु का खोज नहीं हुआ है। मध्यपाषाण काल तक धातु का खोज नहीं हुआ है। उसके बाद औजार जो भी बनेंगे अब पत्थर के ही बनेंगे उस टाइम पे। उसके बाद गेहूं जौ बड़ुआ खुद ब खुद भोजन में खोज लिए गए। यानी कहने का मतलब है ये जो आदि मानव थे वो भोजन की तलाश में भटकते रहते थे और हर एक तरीका के खाद्य फसल की खोज किया करते थे। तो उसी दरमियान जो है आपका गेहूं जौ मड़ुआ खुद ब खुद उनके द्वारा खोज लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लोगों की जनसंख्या में वृद्धि। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कि आप मानव इस धरातल पे आया तो उसे नीड था हेल्प के लिए, मनुष्य की संख्या भी बढ़ाना जरूरी था। तो उन्होंने लोगों की जनसंख्या में भी वो वृद्धि किए यहाँ पे। और लोगों का जनसंख्या अब जो था पहले 1-2 संख्या में थे, अब ये टोलियों में रहने लगे, परिवार की संख्या बढ़ी। फिर यहाँ पे 10-5 परिवार मिलके एक जगह रहने लगे तो उनको थोड़ा सा शिकार करना, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना थोड़ा सा आसान होने लगा। तो अब लोग जो है अपना सामूहिक रूप से जीना स्टार्ट कर देते हैं मध्यपाषाण काल में। तो औजार का निर्माण यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि औजार का निर्माण आपका मध्यपाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स नवपाषाण काल। तो इसका जो पीरियड है स्टूडेंट्स 8000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक, इसको नवपाषाण काल बोला जाता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स की मनुष्य एक जगह रहना स्टार्ट करता है, क्योंकि अब उसने गेहूं जौ मड़ुआ की खोज, फसल का खोज कर लिया है। तो अब इसे उत्पादन करने के लिए उसे एक जगह रहना जरूरी था, क्योंकि ये फसल जो है कम से कम 3 से 4 मंथ तो टाइम लेगा। और अगर ये फसल बो के अगर दूसरी जगह चले जाते हैं तब तक इनका फसल नष्ट या दूसरे आदि मानव के द्वारा उसे हड़प लिया जाता। तो वो अब क्या किए कि एक जगह रह के अपना खाद्य उत्पादन करने लगे। तो यहाँ पे आपका नवपाषाण काल में मनुष्य जो है खाद्य उत्पादक बना, और जो कि खाद्य उत्पादक बनेगा तो वो एक जगह पे रहना स्टार्ट करेगा। तो उसी दरमियान आपका कुत्ते को भी सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। तो सिंपल सी बात है, आप कुत्ते की तो जो भी कैरेक्टर होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी, कुत्ते के प्रॉपर्टी से तो आप प्रभावित हैं ही। तो उन्हें अगर भोजन मिलेगा एक जगह तो वो आना जाना तो शुरू कर ही देते हैं। तो सर्वप्रथम मनुष्य के पास कुत्ते आए और कुत्ते को ही मनुष्य ने पालतू बनाया। तो ये जो पालतू बनाने का काम हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम जो कई बार ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो वो है स्टूडेंट्स कुत्ता। और दूसरा जानवर है स्टूडेंट्स भेड़। ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दूसरा कौन सा जानवर था जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया, तो वो है स्टूडेंट्स भेड़। तो इसको भूलना नहीं है। और ये सब जो भी घटना हो रहा है वो नवपाषाण काल में हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट चाक का आविष्कार, जो मिट्टी के बर्तन का निर्माण, चाक का आविष्कार करके जो आदिमानव बर्तन बनाए वो नवपाषाण काल में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई तो लोग अब कबीलाई समूह में रहने लगे। और उसके बाद चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं जो कि नवपाषाण काल के हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप पहुंच जाते हैं 3000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद जो युग आता है, अब मनुष्य ने धातु की खोज की और वो युग कहलाता है धातु युग। धातु युग 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास धातु युग का आरंभ हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की गई। हाँ स्टूडेंट्स, इस बात को भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई है, वो है आपका तांबा, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। सॉरी, ब्रॉन्ज में बोल रहा हूँ, कॉपर का खोज इन्होंने सर्वप्रथम मनुष्य ने किया है। उसके बाद ये थोड़ा सा मृदुल धातु होता है, मुलायम धातु होता है। तो यहाँ पे जो औजार बनाए गए उतना सक्सेस नहीं हो रहा था, तो मनुष्य ने फिर एक नया धातु का खोज किया है, वो है कांसा। तो कांसा किस प्रकार बनाई जाती है स्टूडेंट, तो कांसा जो बनाया जाता है वो तांबा और टीन को मिक्सचर करके, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इम्पोर्टेंट, कई बार ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि कांसा का निर्माण कैसे होता है, तो वो तांबा और टीन के मिश्रण से होता है। तो आदिमानव ने क्या किया कि दोनों को पिघला के फिर मिला के एक नए धातु का निर्माण किया, वो कहलाया कांस्य और कांसा। और ये इसके बाद जो युग चलता है वो कांस युग चलता है। अब लोग औजार कांसा के बनाने लगे हैं। अब युग जो आता है वो कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको कि आप सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और धातु युग आपका
जो है 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास चला था। अब स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊंगा कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, या उसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो उसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा, तो लगातार वीडियो आप देखते रहें इसको। स्टूडेंट्स मैं अब आपको लेके चलता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है और इसे क्यों सिंधु नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो सिंधु नाम पड़ा है ये कपास के बीज के कारण पड़ा है। तो कपास के बीज को यूनान में सिंडन बोला जाता है, और क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती किया करते थे, यानी सिंडन वहाँ पे बोलते थे, तो उन्होंने इसका नाम सिंडन से ही सिंधु घाटी रख दिया है। तो सिंडन से ही धीरे धीरे ये सिंधु घाटी सभ्यता बोली जाने लगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी जानकारियाँ जो भी मिली है वो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का हमें लेस मात्र भी ज्ञान न था, किंतु सन 1922 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल की संरक्षता में वर्तमान पाकिस्तान स्थित हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन कार्यक्रम श्री राय बहादुर, श्री दयाराम साहनी तथा श्री रखालदास बनर्जी द्वारा किया गया। परिणाम स्वरूप एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता प्रकाश में आई। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो इस सभ्यता की खोज हुई है वो लगभग आज से 95 वर्ष पूर्व, यानी 1921 से 1922 के आसपास जब इसकी खुदाई हुई, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। तो ये जो भी सर जॉन मार्शल के संरक्षता में इनकी खुदाई हुई थी, और जो भी हड़प्पा की जो खोज हुई है वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में, और मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ है वो श्री रखालदास बनर्जी ने किया है 1922 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो वो थे राय बहादुर, श्री दयाराम साहनी, और दूसरा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो वो रखालदास बनर्जी थे। और ये जो ईस्वी सन है क्रमशः 1921 और 1922। 1921 में आपका हड़प्पा की खोज हुई है और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। तो ये सभ्यता जो थी स्टूडेंट्स बिल्कुल शहरी सभ्यता थी, और ये अपने नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी, और इनका जीवन बिल्कुल ही सुविधा पूर्ण और सरल था। और ये लोग व्यापार भी किया करते थे, और इनका व्यापार बोला जाता है कि ईरान से भी था उस टाइम पे, जिसको सुमेरिया बोला जाता है। इराक ईरान से भी इनका व्यापार चलता था। तो इतना सोच लीजिए कि उस टाइम पे ये लोग कितना डेवलप रहे होंगे। तो ये आपको जो यहाँ पे ये फिगर इमेज देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये इमेज उसी टाइम का है, और ये तो आकृति चित्र किया हुआ है कि इस टाइप से वहाँ का नगर हुआ करता था, नगरीय जीवन था। जो भी सड़क थे उसके नीचे से नहरी नालियाँ, गहरी नहर बह रहे थे। सारा का सारा जो सैनिटेशन सिस्टम था वो जुड़ा हुआ था सेंट्रल सैनिटेशन सिस्टम से। और जो भी यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे मकान है, ये शहर का जो भी प्रबंध था वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से स्वरूप किया हुआ था। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ फिर आगे। देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहे आप ले लीजिए यहाँ पे चौहंदरो की है, लोथल है, चाहे आपका जो भी कालीबंगा का है राजस्थान में, तो ये सब को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया या कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया। तो इससे पहले स्टूडेंट्स में आपको कांस्ययुग के बारे में बताया था, क्योंकि धातु युग की जो शुरुआत हुई थी वो 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नहीं, उसके बाद धातु में कांसा बनाया गया, तांबा और टीन को मिक्सचर करके, फिर ये जो आपका कांसा बन जाता है तो कांस्ययुगीन सभ्यता आ जाती है। क्योंकि इस टाइम पे अब बर्तन जो भी औजार हैं वो कांसा के मिलने लगे हैं, तो बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कांसा से बनी हुई औजारों का यूज करते थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। और जितनी भी सभ्यता विकसित हुई थी स्टूडेंट्स, वो नदी के किनारे हुई थी। तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, क्योंकि वहाँ पे उनको यातायात का भी साधन, पहले इतने सड़क या यातायात के साधन नहीं थे, तो लोग नदी मार्ग से यातायात किया करते थे, ये भी रीजन था। फिर दूसरा, उनको घर बनाने में भी आसानी होती थी,
जो भी शहर का, फिर सैनिटेशन सिस्टम भी जुड़ा हुआ होता था नदियों से। तो ये सब बहुत सारा रीजन था जो कि जितनी भी अच्छी सभ्यता विकसित हुई है, जो विश्व स्तर की जो 4 सभ्यता है वो चारों नदी घाटी सभ्यता ही है। और इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत में विकसित थी, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो सिंधु नदी है स्टूडेंट्स, इंडस रिवर, इससे सारा का सारा नदी जुड़ा हुआ है, जैसे रावी नदी है, झेलम है, सतलज है। तो और उसके किनारे जो भी शहर मेन था, मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है जो कि रावी नदी पे है, फिर तो ये सब जो भी शहर था, तो इसे ओवरऑल हम हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम दिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पुरातत्विक खनन हुए तो वहाँ पे जो घर का स्ट्रक्चर मिला और वहाँ पे जो ईंट मिले, लगभग सबका समान साइज था और बिल्कुल लग रहा था जैसे कि मानो सब एक दूसरे से यहाँ के लोग जुड़े हुए थे, और जो भी सभ्यता थी वो आपस में मिली जुली सभ्यता थी। इसलिए चारों जो भी यहाँ पे हड़प्पा ले लीजिए, मोहनजोदड़ो ले लीजिए, चाहे कालीबंगा ले लीजिए, तो सब लोथल ले लीजिए, तो सबकी सभ्यता समान थी, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसे 2 नामों से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। स्टूडेंट्स जितना भी ये रिटर्न मटेरियल है वो आप मेरे साइट पे जाके www.competitionhub.org.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको समझने में बहुत ही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेडियो कार्बन 14 पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो भी सर्वमान्य काल है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इससे पहले कांस्ययुगीन सभ्यता या धातु युग बताया था, वो 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास चला था, तो यानी वो 500 ईस्वी पूर्व तक चला। उसके बाद आपका 2500 ईस्वी पूर्व, ये सब हम ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं अभी, ईस्वी पूर्व 2500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1750 ईस्वी पूर्व का जो काल माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की काल माना जाता है। तो इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी का सर्वमान्य काल क्या है, तो वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स है, इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि प्रारंभ में इस सभ्यता का मुख्य स्थान सिंधु व उसकी सहायक नदियों के समीपस्थ क्षेत्रों में स्थित थे, इसलिए इस इतिहासकारों ने इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। विद्वान इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता मंगोल व अल्पाइन अर्थात मिश्रित जाति के लोग थे। तो कुछ विद्वानों ने इन्हें बोला है कि ये मंगोलियों के द्वारा निर्मित ये सभ्यता थी, कि उन्होंने बोला कि द्रविड़ के द्वारा निर्मित सभ्यता है। तो द्रविड़ साउथ इंडियन क्षेत्र के जनजातियां थी उस टाइम पे, तो ये बोला गया है। तो यहाँ पे सर्वमान्य ऐसे द्रविड़ ही हैं जो कि माना गया है सर्वाधिक। तो अधिकांश विद्वान के मतानुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, ये तथ्य सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे द्रविड़ जो थे साउथ इंडियंस जनजाति है, और इसके बारे में बीपीएससी में भी क्वेश्चंस आ गया था इस बार कि द्रविड़ कहाँ के जनजाति है, तो ये है स्टूडेंट्स आपके साउथ इंडियन दक्षिण भारत के। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल स्टूडेंट्स खोजे गए हैं वो है आपका हड़प्पा। सबसे प्रथम आपको हड़प्पा के बारे में बताऊं तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पे है। आपको मैंने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया था कि हड़प्पा जो ये शहर है, यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है यहाँ पे हड़प्पा, ये बिल्कुल मैप है भारत का, और ये अब तो ये पाकिस्तान में चला गया है ये जो हड़प्पा है। तो यहाँ पे जो है रावी नदी के तट पे ये शहर बसा हुआ है। तो दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोजा गया, वो स्टूडेंट्स जो है वो है आपका पाकिस्तान में ही है। तो सिंध प्रांत में लड़काना जिला है, वहाँ पे ये स्थित है मोहनजोदड़ो। फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ जो भी शहर उस टाइम पे विकसित हुए थे, जो भी खुदाई में प्राप्त हुए शहर के, जो भी पुरातत्विक विभाग ने बताया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे स्टूडेंट तीसरा शहर है रोपर, जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये सब स्ट्रक्चर जो खुदाई में मिला है लेफ्ट हैंड साइड में, आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये देखिए रोपर, ये आपका जो भी है, तो रोपर शहर पंजाब प्रांत के रोपर जिले में सतलज नदी के किनारे है। तो मैं इसको आपको जूम इन कर आउट करके आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे ये जो ईंट मिला है स्टूडेंट्स, तो ये ईंट का जो भी जितने भी शहर थे, रोपर ले लीजिए, लोथल ले लीजिए, कालीबंगा ले लीजिए, आलमगीर ले लीजिए, बनवाली ले लीजिए, चाहे अली मुराद ले लीजिए, कोटदीजी ले लीजिए, चौहंदरो ले लीजिए, तो वहाँ पे सारे का ईंट का साइज बिल्कुल सेम ही मिला है, इसी साइज के ईंट वहाँ पे मिले हैं। तो इससे इतिहासकार अंदाजा लगाएं कि ये जो जितनी भी सभ्यता थी उस टाइम पे, नदी किनारे की सभ्यता, ये आपस में मिले हुए थे और इनको ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना गया है। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स रोपर, तो रोपर पंजाब प्रांत के रोपर जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब प्रांत के रोपर जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित है जो भी रोपर का जो खुदाई हुआ है। उसके बाद है लोथल, ये आपके देश में है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में। यहाँ के निवासी 1800 ईस्वी पूर्व में भी चावल उगाते थे। यहाँ के जो निवासी थे वो 1800 ईस्वी पूर्व में भी चावल उगाते थे, इस बात की जानकारी मिली है। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि कालीबंगा क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे काले कलर की चूड़ियाँ मिली थी और इस नाम से उनका नाम कालीबंगा पड़ गया, और ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा। उसके बाद है आलमगीर, तो यह नगर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी स्टूडेंट्स आलमगीर के बारे में भी जानकारी रख लीजिए आप, हो सकता है कई बार क्वेश्चंस थोड़ा डीपली अध्ययन में आ जाता है। तो आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स बनवाली, यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली जो है आपका हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स अली मुराद, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। फिर है नेक्स्ट है कोटदीजी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। फिर आपका है चौहंदरो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। यहाँ पर मुहर, गाड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से निर्मित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण भी किया जाता था, इसका साक्ष्य मिला है स्टूडेंट्स। फिर है आपका नेक्स्ट है सुत कांगेडोर, तो यह स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, जहाँ पे अब अलगाववादी जो हैं वो बलूचिस्तान को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी आजकल न्यूज में रहता है बलूचिस्तान। तो ये सुत कांगेडोर जो खुदाई हुई है वो है आपका स्टूडेंट्स बलूचिस्तान में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्टूडेंट्स मुख्यतः जो है नगर योजना के लिए जानी जाती थी। तो इसका नगर योजना जो था बिल्कुल ही उस टाइम पे प्रभावित नगर योजना आप बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे इमेज दिखाया जा रहा है ये खुदाई से पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई से मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कुआं है, फिर यहाँ पे घर का छोटा सा अवशेष है, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए। फिर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्यतः शहरी सभ्यता थी, ये अपने नगर नियोजन के रूप में प्रसिद्ध थी। तो ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि इनका जो नगर योजना था वो बिल्कुल ही सुसज्जित व्यवस्थित ढंग से इनका नगर योजना था। आपको मैंने इमेज में दिखाया भी था स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कितना अच्छे से इनका जो मकान था वो चारों ओर से घिरा हुआ था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। और नहर का जो सिस्टम था वो सड़क के चारों ओर नहर थे, और जो सड़क जो था आपस में वो समकोण डिग्री पे आपस में काटते थे एक दूसरे को। और नगर के में सड़क व मकान विधिवत पक्की ईंटों के बने होते थे। पानी की निकासी के लिए चौड़ी नालियां बनाई हुई थी। और मोहनजोदड़ो, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हड़प्पा में जो खुदाई हुआ उससे जो शहर प्राप्त हुआ उसका भी जो भी मॉडल था और मोहनजोदड़ो का भी जो मॉडल था वो बिल्कुल मिलता जुलता था। तो दूसरा शहर जो है आपका स्टूडेंट्स मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी बोला जाता है, मृतकों का टीला, अमाउंट ऑफ डेड बॉडी। तो यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार एवं भंडारगृह पाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ी जानकारी की बात है कि वहाँ पे जो है सबसे बड़ा स्नानागार और ये भंडारगृह पाए गए। तो ये कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि स्नानागार कहाँ पे मिला, तो वो है स्टूडेंट्स मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिले। थोड़ा सा मैं जूम इसको आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है।
तो सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की जो थी वो थी इमारत स्नानागार ही है, जो कि एक आयताकार स्नानागार था। उसके चारों ओर स्नान करने के लिए कमरे, छोटे छोटे कमरे बनाए हुए थे, और उसके ऊपर एक छोटा सा टेम्पल टाइप का भी मिला। तो बोला जाता है कि वहाँ पे लोग नहाने के बाद वहाँ पे कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करते रहे होंगे। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार ही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ले चलता हूँ इसके आगे वाले पार्ट में। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका सारा इमेज है। ये जो आपका स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, उसका ये इमेज है जो कि खुदाई में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल आयताकार जो पार्ट है वो बीच का पार्ट है, और इसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं, और ये छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जहाँ पे बोला जाता है कि जो भी स्नान करता होते होंगे वो अपना वस्त्र चेंज किया करते होंगे। तो ये सारा का सारा जो भी खुदाई में प्राप्त हुआ है उससे यहाँ पे आपको जानकारियाँ मिली है। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये शहर जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये लोथल है जो कि नदी किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल यहाँ जो भी व्यापार किया जा रहा है लोथल में। तो ये थोड़ा छोटा सा इमेज है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ये लोथल का इमेज है। तो यहाँ पे आप अच्छे से इस लोथल शहर को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे व्यापार किया जा रहा है। लोगों का जो रास्ता है, इधर आपका छोटे छोटे घर हैं, मकान हैं, ये व्यापारिक भवन है। फिर जो भी उस टाइम का ये चित्रकारी किया हुआ है तो उस टाइम से रिलेटेड है, लोथल का ये चित्र है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये आपको बता ही दिए, ये जो भी हड़प्पा से मिला है, खुदाई में प्राप्त मकान है ये स्टूडेंट्स, ये भी हड़प्पा से मिला है। फिर आपको मैं और भी थोड़ा सा इमेज दिखा दूँ स्टूडेंट्स। तो ये सब आप अच्छे से स्टूडेंट्स एक बार देख लें, एक नज़र आप इस पे दे लें। उसके बाद स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो जो सील प्राप्त हुआ है हड़प्पा की खुदाई में, तो वहाँ का जो सील है, एक सींग वाला जो ये जानवर है, ऐसे ये बोला जाता है स्टूडेंट्स। ये जो भी सील है उसमें जो सील में बैल का जो चित्र अंकन किया गया है यहाँ पे, और ये जो लिपि है चित्र लिपि है। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स कि हड़प्पा संस्कृति या जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो वो स्टूडेंट्स चित्र लिपि थी। और यहाँ पे देखिए वहाँ से जो बर्तन मिले हैं, मृदभांड जिसको बोला जाता है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो भी बर्तन जो मिले हैं मिट्टी के बर्तन, उसको मैं यहाँ पे इमेज में आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये जो चित्र है वो पशुपति का चित्र है। यहाँ पे ये जो सर था स्टूडेंट्स, इसका सिर वो जानवर का था, पूरा हाथ पैर, और ये बैठा हुआ है। तो और ये सब जो चित्रात्मक भाव लिखा हुआ है उस टाइम का, तो ये चित्र लिपि के अंतर्गत है स्टूडेंट्स। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्र लिपि थी, इसे भी आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं वहाँ के आर्थिक जीवन के बारे में आपको बता दूं कि उनका आर्थिक जीवन क्या था, वो किस पे डिपेंडेंट रहते थे और क्या चीज़ उनके जीविकोपार्जन का साधन था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक जीवन स्टूडेंट्स, तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय कृषि था स्टूडेंट्स। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो जो थे डिपेंडेंट थे कृषि पे, और वो लोग कपास की कृषि सबसे ज़्यादा किया करते थे, जिसको कि यूनान में सिंडन भी बोला जाता है। तो कपास की खेती किया करते थे और उससे कॉटन तैयार होता था, कॉटन से रुई, और रुई से फिर वो सूती वस्त्र का निर्माण किया करते थे स्टूडेंट्स। तो इनका मुख्य भोजन जौ और गेहूं था, और कृषि में ये जो है कपास की कृषि किया करते थे, और कपास से आपको बताई मैंने स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कपड़े का जो व्यापार होता था वस्त्र का, वो यूनान में सबसे ज़्यादा इनका होता था। सुमेरियन लोगों के साथ भी इनका व्यवसाय होता था। तो उस टाइम पे इनका संबंध सुमेरियनों के साथ था, जिसे कि इराक बोला जाता है अभी। तो नेक्स्ट है, आप पहली बार जो कपास उपजाने का श्रेय है हड़प्पा वासियों को जाता है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। तो सूती वस्त्र के निर्माण तो ये किया करते थे, और यही इनका इकोनॉमी जो सरप्लस इकोनॉमी था उसका मुख्य साधन था। क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी मनुष्य रहा है वो शुरू से ही वस्त्र का दीवाना रहा है, और स्टूडेंट्स शुरू से ही ये जो वस्त्र का जो मुख्य पेशा था इनको बहुत ही इनकम दिया करता था। तो इसलिए ये जो सभ्यता बिल्कुल फली फूली और बिल्कुल विकसित सभ्यता हो गई थी। तो वस्त्र निर्माण से ही इनका ये सपना पूरा हुआ था। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के औजार और जो अस्त्र, मुख्यतः तांबा टीन।
यानी आपको मैंने बता ही दिया था कि ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो इनके जो वस्त्र, औजार और जो अस्त्र थे वो बिल्कुल कांसा के बने हुए थे, तो इन्हें कांस्य धातु कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसी कारण से बोला जाता है। तो इन्हें लोहा धातु की जानकारी नहीं थी दोस्तों। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि इनको जो है लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हड़प्पा वासियों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो वो था लोहा। इनको बस 2 ही धातु की जानकारी अभी तक हुई है। एक तो पहला है आपका तांबा और दूसरा है आपका कांसा, ठीक है, जो कि तांबा और टीन के मिक्सर से बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे सामाजिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स जाने। तो समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ था। बिल्कुल जो व्यवसाय के आधार पे था, मतलब जो भी कर्म के आधार पे इनका जीवन जो है 4 भागों में बटा हुआ था। पहला आपका विद्वान, दूसरा योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी, तीसरा है व्यवसायी और चौथा है श्रमजीवी। तो विद्वान और योद्धा, इसका जो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ पे एरो ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ऊंचा वाला पार्ट है, ऊंचाई वाला पार्ट है, या थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी प्रशासनिक या विद्वान लोग होते थे वो ऊपर वाले पार्ट में रहते थे, जिसको सिटाडल बोला जाता था। तो वहाँ पे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम या जो भी अनुष्ठान होता था वो ऊंचे वाले पार्ट में होता था, जहाँ जिसको सिटाडल बोलते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते थे, तो बिल्कुल इनका जो जीवन था वो 4 पार्टों में, 4 वर्णों में कह लीजिए, व्यवसाय के आधार पे, कर्म के आधार पे बटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, प्रशासनिक अधिकारी एवं श्रमजीवी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो सामाजिक जीवन था, उसमें लोग मनोरंजन को भी स्थान दिया करते थे। जुआ खेलना, शिकार करना, गाना बजाना लोगों का मनोरंजन का प्रमुख साधन था। फिर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका धार्मिक जीवन। उस टाइम पे जो भी हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन किस प्रकार था, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये जो सभ्यता थी ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। माता का समाज में बहुत ही ऊपर स्थान था और ये बिल्कुल सभ्य सभ्यता थी स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो भी मारकाट या जो होता है उस टाइप की सभ्यता नहीं थी, ये बिल्कुल लोग सभ्यता पूर्वक जीवन जी रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए धार्मिक जीवन के बारे में, सिंधु घाटी के लोगों का धर्म मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुए। स्वास्तिक चिन्ह स्टूडेंट्स जो आपका प्लस टाइप का चिन्ह होता है वो स्वास्तिक चिन्ह कहलाता है। और यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सबसे प्रथम इन्हीं को जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको स्वास्तिक चिन्ह थोड़ा सा बना के आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट देखिए इस प्रकार का आप सिंबल देखते होंगे कि हिंदू धर्म में भी जब आप पूजा पाठ शुरुआत होता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से स्वास्तिक चिन्ह देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार का होता है। तो ये जो चिन्ह का जो अवशेष मिला है स्टूडेंट्स सर्वप्रथम यहीं पे मिला है। तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी इनका धार्मिक जीवन में जो मिला है स्वास्तिक चिन्ह वो बिल्कुल आधारित है, हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे बैलों को पशुपतिनाथ का वाहन और फक्ता को पवित्र पक्षी माना जाता था। तो स्टूडेंट्स जितने भी सील मिले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैल ही है ये, और बैल यहाँ भी बैल का ही सर में था। तो यहाँ पे बोला जाता है स्टूडेंट्स कि ये लोग बैल को ही पवित्र पशु मानते थे और पशुपति नाथ की पूजा किया करते थे। ये जो सिंबल जो सील यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में, तो ये पशुपति नाथ का ही सिंबल है जिसको कि वो पूजा किया करते थे। तो यहाँ पे आपका लाइन में भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि बैल को पशुपति नाथ का वाहन तथा फाख्ता को पवित्र पक्षी माना जाता था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिंधु सभ्यता में मोहरों पर सर्वाधिक आकृति बैल की ही बनाई जाती थी। तो आपको बता दिए, पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी सभ्यता थी उसमें बैल को ही प्रमुख पशु माना जाता था और जितने भी मुहर शील खुदाई में प्राप्त हुए तो उसमें बैल का सिंबल था। तो इससे माना जाता है कि वहाँ के लोग बैल को ही पवित्र मानते थे। और फिर जो भी यहाँ पे चित्रलिपि मिला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे जो भी ये जो चित्रलिपि आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो लिपि जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये चित्रलिपि है। तो इनका लेखन कला जो था बिल्कुल चित्रलिपि था, जिस कारण से अभी तक इसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है,
यानी चित्रलिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण अभी बहुत सारी चीज़ जो है जिसके बारे में हम लोग अब उतना जानकारी नहीं प्राप्त किए हैं। अगर ये चित्रलिपि पढ़ा जाएगा तो स्टूडेंट्स आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, और इनकी जो लिपि थी वो बोला जाता है कि द्रविड़ लिपि से मिलती जुलती है इसे, और इसे चित्रलिपि भी बोल सकते हैं आप। अब स्टूडेंट्स ये सभ्यता फली फूली विकसित हुई, लेकिन स्टूडेंट्स इतिहासकारों ने बोला कि ये सभ्यता का अंत भी हो गया है। तो इस सभ्यता का अंत स्टूडेंट्स कुछ बहुत सारी विचारधाराएं हैं अंत के, तो उसको मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स सिंधु घाटी का अंत जो हुआ है उसके संबंधित बहुत सारे विचारधाराएं हैं। तो सबसे पहला विचार आप यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया। क्योंकि स्टूडेंट्स इसके बाद जो सभ्यता आती है वो वैदिक सभ्यता आती है, जिसका कि आपका सर्वमान्य काल बताया जाता है कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, और इसमें जो कि 2 कालखंडों में वो भी बटा हुआ है। जैसे आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व को ऋग्वैदिक काल बोला जाता है, और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है स्टूडेंट्स की हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश का मुख्य कारण आर्यों का आगमन भी रहा होगा। आर्य मध्य एशिया से आया और इन्होंने इनको आक्रमण करके इनको विनष्ट कर दिया। तो ऐसा जो भी है आर.एम. वेलर साहब ने बोला है, तो ये सर्वमान्य नहीं है। फिर दूसरा आपका इसका पतन बाढ़ द्वारा हुआ होगा, जो कि मार्शल मैके ने बोला है। तो ये स्टूडेंट्स हो सकता है मे बी, क्योंकि सिंधु घाटी में बराबर बाढ़ आती थी और ये सभ्यता का विनाश इस बाढ़ के द्वारा हुआ होगा, ये थोड़ा सा मान्य है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये मोहनजोदड़ो में आग लगाकर निवासियों की हत्या कर दी गई। डी कोसंबी ने, जो इतिहासकार है, उन्होंने बताया कि इनको सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई। अब जो भी हो स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा में कमी के कारण कृषि एवं पशुपालन पर बुरा असर पड़ा, जो कि ऑस्टिन ने बोला है। नेक्स्ट है आपका, भूकंप के कारण ये सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये बात डेल्स ने बोला, इतिहासकार थे। और नेक्स्ट है छठा है, इसके विनाश का प्रमुख कारण जल प्लावन था, जो कि दयाराम साहनी ने बताया कि जल प्लावन से इसका विनाश हुआ होगा। तो ये भी सर्वमान्य यहाँ पे है कि इस सभ्यता का विनाश जो है वो जल प्लावन के कारण ही हुआ होगा, क्योंकि सिंधु घाटी जितनी भी सभ्यता है वो नदी किनारे है और जल प्लावन में भी चांस इसका बनता है। नेक्स्ट है आपका, जलवायु में परिवर्तन एवं आम्रवृष्टि के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो है अमलानंद घोष ने बताया ये चीज़। तो जो भी हो, लेकिन इनका जो है सभ्यता विनाश हो जाता है। तो इनका सभ्यता के बाद जो भी सभ्यता आती है वो है आपका आर्य सभ्यता, जो जिसको कि आप वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो बोला जाता है कि स्टूडेंट्स इसके बाद आर्य ही आए हैं मध्य एशिया से, और उन्होंने ही अपनी सभ्यता विकसित की और इनकी सभ्यता का विनाश कर दिया। तो जो भी है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में फिर आपका वैदिक सभ्यता इसके बाद में बताऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा इमेज है, ये देख लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी जानवरों का इमेज है, यहाँ पे सांप है, फिर आपका बीच में पशुपतिनाथ का है जिसके सर पे यहाँ पे सींग लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए शेर है, फिर हिरन है। तो स्टूडेंट्स ऐसा लग रहा है कि जो सील है तो जानवर भी हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स समाज में जानवरों को भी एक प्रकृति के रूप में, भगवान के रूप में देखा जाता होगा। इस कारण से सभी जगह पे जानवरों का इमेज के साथ जो ईश्वर, जो भी भगवान का इमेज बनाया गया है वो जानवरों को मिक्स करके ही बनाया गया है। तो यहाँ पे बैल को ही पशु को ही लोग इनके देवता को ही मेन देवता मानते होंगे, पशुपतिनाथ को, जिसकी यहाँ पे आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था थोड़ा सा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स ईंट और बीच में आपका यहाँ पे कुआं दिख रहा है, और ये खंडर जो है वो हड़प्पा सभ्यता की है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे सील देखिए, जो कि एक सींग वाला जानवर है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये जानवर को, ये बैल का ही है, और ये जो भी इसके साथ जो
लिखा हुआ है वो चित्रलिपि में यहाँ पे सारा ये इमेज बना हुआ है, जिसको कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स में आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा स्टूडेंट्स दूसरे लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सब्सक्राइब का बटन साइड में आपको दिखाई देगा रेड कलर का, तो उसको ज़रूर आप क्लिक करें स्टूडेंट्स। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो मुझे फिर प्रोत्साहन मिलेगा और फिर मैं नया वीडियो लेक्चर आपके समक्ष लाऊंगा स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से मैं आपको फीडबैक के रूप में फिर से मैं रिपीट करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब मैं आपको वैदिक सभ्यता बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो भी लेक्चर है वो वैदिक सभ्यता का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं ये जो इमेज है इसके बारे में चर्चा कर लूँ। तो ये इमेज आपके जो भी मिला है हड़प्पा में खुदाई से मिला है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है यही सिटाडल है स्टूडेंट्स, जहाँ पे कि विद्वान और योद्धा रहा करते होंगे। तो आप एक बार फिर से मेरा वीडियो लेक्चर्स अगर एक बार समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा इसको देखें और सुनें अच्छे से। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो कॉन्सेप्ट के रूप में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।